Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir.
मॉर्निंग क्लास। यार नेट का थोड़ा है ना इशू आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ सर। रही है सर। और सर स्क्रीन शेयर फुल नहीं आ रही है। यस सर। हमारे स्क्रीन यस। चलो ठीक है। स्क्रीन आ रही, सब कुछ आ रहा है ना यार यहाँ पर? आगे बढ़े। यस सर डार्क थीम कर दो। क्या? सर बैकग्राउंड डार्क कर दो। अब यार आगे पूरा मेरे को सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, रुक। कोई ना सर, बाद में कर लेना। वही कह रहा हूँ यार। बाद में करते हैं यार, नहीं हो रहा यार अभी, है ना? फिर आगे बढ़े। लास्ट टाइम हम लोग हाइडेंस प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। यस। चलिए उसके बाद आपकी वेव कैसे ट्रेवल करती है मानते हैं भैया। आपके पास क्या है, हर सरफेस के ऊपर क्या है, एक आप वैसी वो अपने बबल वाली शीट बनाओगे। उन बबल्स को बोलोगे सेकेंडरी वेवलेट, ही आपके वेवलेट से। और जो सरफेस बनेगी उस पूरी सरफेस को बोलोगे वेव फ्रंट। उसके ऊपर एक और सरफेस बनाओगे, वो अगेन एक और वेव फ्रंट। उसको एक और सरफेस बनाओगे, वो अगेन एक और वेव फ्रंट। राइट एंड सो ऐसे करते करते आपकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपके वेव फ्रंट ऐड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बोलोगे वेव फ्रंट आप आपके अब लाइट आगे आगे ट्रेवल कर रही है। एक पॉइंट सोर्स के लिए कि स्फेरिकल और स्फेरिकल सोर्स के लिए कैसे बनेगी वेव फ्रंट? स्फेरिकल। एक लाइन लाइन सोर्स हो या सिलेंड्रिकल सोर्स हो उसके लिए? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। हाँ। सिलेंड्रिकल है ना, और ग्रोविंग रेडियली आउटवर्ड है ना? यस सर। अच्छा, और अगर आपके पास पैरेलल लाइंस आ रही है? तो कैपेसिटर प्लेन। पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेन्स बनेगी, ठीक है। लिखिए आगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ। सर वो स्लाइड्स जो दिया था आपने प्रूव करने के लिए। यस। हो गया? यस सर, हो गया। हो गया। ठीक, गुड है। एक बार ना नहीं हो तो एक बार एनसीईआरटी से जरूर देखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन दोनों का ही प्रूफ दिया हुआ है। एक बार देख लेना उसमें से, है ना? इन केस नहीं आता सर एक सर एक और डाउट था सर मेरा उसमें। सर जब हम रिफ्लेक्शन का जो लॉ उसको प्रूव कर रहे थे, तो उसमें जो सेकंड लॉ था ना कि वो सेम प्लेन में ऑल लाइन इन द सेम प्लेन वाला जो लॉ था, वो मैंने जब ट्राई करा सर, वो रिलेट करके हो रहा था। उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ होता है हमारे पास? ना, प्लेन का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि इसी में प्लेन इक्विलाई करेगी। ठीक। सर मतलब उसमें सिर्फ एक प्लेन को मान के करना है ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही सोचा था उसमें। एक्चुअली क्या है ना, तुम
तुम रे के हिसाब से सोचो ना, एक प्लेन है, एक्चुअल में आ क्या रहा होगा, एक्चुअली तो पूरा एक प्लेन आ रहा होगा ना यार, ऐसे पैरेलल प्लेन आ रहे प्लेन टकरा टकरा के जा रहे होंगे, ना कि लाइन आ रही है ना, तो लाइन उसी प्लेन में रहेगी। उसको डायरेक्टली से प्रूव नहीं करोगे, आप क्या बनाओगे, एक प्लेन आएगा, प्लेन रिफ्लेक्ट होके वापस प्लेन जाएगा, उस प्लेन में जो अपने ए बनाया था, ए की आपने एक आर्क ड्रॉ की थी ना यार। यस सर। जब आर्क ड्रॉ करोगे वापस उस प्लेन में, जब आर्क बनाओगे और जब उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे आप, तो लाइक फिर से क्या जाएगी, सेम प्लेन में लाई कर जाएगी। प्लेन इंसिडेंट प्लेन बनाओ, रिफ्लेक्टेड प्लेन बनाओ, और उसके बाद क्या है, जो ए पॉइंट था, जो इंसिडेंट पॉइंट था, वो रिफ्लेक्ट हो गया ना, वो सीटी का एक आर्क कट करो उस पूरे प्लेन में, वो प्लेन में जहां भी आर्क कट करेगा वो अपने भी क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में हो जाएगा। चलिए देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, हम बात करते हैं लाइट की इंटरफेरेंस की। तो हम लोग स्ट्रिक्टली यहाँ पर एक दो चीजें देखेंगे, जहाँ पर क्या है कि आप बताओ, जैसे आपका जैसे रूम है ना, घर है, रूम है, जो भी है, जो भी है, तो जैसे मान लो घर में जो 2 ट्यूबलाइट जल रही है या 3 ट्यूबलाइट जल रही है, फिर आपके पास 1-2 बल्ब जल रहे हैं, अब वो घर में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता है। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है कि होता है कि जब लाइट को आप जैसे मान लो, इसमें पहले मैं स्टैंडर्ड एक सेटअप बताता हूँ, एक वाईडीसी सेटअप होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या मान लो, ऐसे मान लो एक स्लिट ये होती है और एक स्लिट ये होती है, यहाँ सब लाइट डालते हो, ये दो छोटी सी 2 ओपनिंग है ना, स्लिट है, इनमें से आपकी लाइट पास होती है, और लाइट पास होने के बाद एक क्या स्क्रीन रखी होती है, इस स्क्रीन पे लाइट गिरती है, और आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई देगा। ऐसे ये डार्क है, फिर ब्राइट है, ऐसे फ्रिंजेस दिखाई देती है आपको, जैसे आपकी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, वैसे से आपको कुछ दिखाई देगा। ये है, ये है, तो ये आपके ये जेब्रा क्रॉसिंग है, राइट। अब कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता है, ऑलराइट। अब घर में ऐसा क्यों नहीं होता कि घर में बेसिकली है क्या, लॉजिक क्या कि ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज S1, एक सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज S2, तो 2 अलग अलग सोर्स से लाइट आती है, आपस में मिलती है, और कहीं जगह वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, कहीं जगह वो डिस्ट्रक्टिव करेगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव करेगी वहां पर ऑब्वियसली क्या हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, इसलिए आपको वो रीजन डार्क दिखाई दे रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्टिव की वो रीजन आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज क्या होगा, ना तो वो डार्क होगा ना ही वो ब्राइट होगा। घर में ऐसा क्यों नहीं होता, घर में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि लाइट जब आपकी इंटरफेयर करेगी तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उन्हीं कंडीशंस के अंदर ही आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। अगर घर में आपको कंडीशन क्रिएट कर पाए तो हो जाएगा। देखो अब वो कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, जिन 2 सोर्स से लाइट आ रही है, हम मान के चलेंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। हमें समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम करने का फायदा क्या है, कि जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या करेंगी, वो 0 बनाएंगी, यस सर। तो आपको क्या दिखाई देगा, कंप्लीटली डार्क दिखाई देगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियल फेज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ साथ। क्या मतलब है इस लाइन का, सर जैसे अगर इनिशियल फेज 0 है तो मतलब उन दोनों के बीच में फेज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब 0 का मतलब क्या हुआ, लाइट के देखो अब कैसे है, ऐसे सोचो यार, लाइट आपने एमिट की, अब लाइट एमिट कौन करता है, आपके जो एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स इनकी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो लाइट एमिट करेंगे, है ना। तो लाइट ऐसे क्या है, लाइट कैसे बर्स्ट निकलते हैं ना, जैसे मानो सोर्स है ना, लाइट किस तरह से बर्स्ट निकलते होते हैं, ये आपका सोर्स है, तो लाइट ऐसे और ये बर्स्ट कौन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन आपके एटम से एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वो आपके, तो ऑसिलेटिंग एटम्स आपके बेसिकली लाइट एमिट कर रहे हैं। अच्छा मुझे पता है, सिंपली अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं तो आपको समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 10⁻15 होती है। कैसे, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी है,
और कोई भी विजिबल अगर लाइट की बात करें तो 400 से 700 होता है क्या अप्रोक्सीमेटली? यस सर। यस Yes. सर। तो 400 ले लेता हूँ मैं, मान लो 4 ले लो, 10 कितना है -7 हुआ है ना, ये ऊपर चला गया तो 3/4 3/5 3/6 3/7 इस टाइप से तो तकरीबन 10^15 के ऑर्डर पे चल रहे हो आप, Yes, sir. है ना। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने बस निकल रहे हैं, एक सेकंड में आप 10^14 10^15 इतना ज्यादा नंबर में भेज रहे हो आप। अब तो मतलब आपने इतने पल्सेस भेजी हैं, ये मतलब हुआ इतने साइकिल कंप्लीट हुए हैं, इतने पल्सेस भेजी है। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब क्या, आप हर बार जो दोनों सोर्स हैं कि दोनों सोर्स जिस तरह से रेडिएट कर रहे हैं, वो रेडिएट करने का जो तरीका है वो तरीका चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ। जैसे हमने 2 ऑसिलेटर लिए है ना, जब अपने अपने आंखें खोले तो हो सकता है एक ऑसिलेटर अपने मीन पर हो और एक ऑसिलेटर अपने एम्पलीट्यूड पर हो, पीक पर हो, राइट। अब वो ऑसिलेटर मैं बोलता हूँ कि यार एक सेकंड में ऐसे 10^14 टाइम्स पल्सेस क्रिएट करते हैं। तो आपको हर बार जब वो पल्स क्रिएट करेंगे तो जब पहला मीन पे होगा तो दूसरा एक्सट्रीम पर होगा, फिर जब वापस से जब पहले वाला फिर से एमिट करेगा तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में फिर से सेम उसी तरीके से फेज डिफरेंस पर होगा जो जैसे पहले होता था। फिर वो जब तीसरी पल्स भेजेगा फिर से जो पहला सोर्स एमिट करेगा दूसरा सोर्स अगेन सेम फेज डिफरेंस जो पहले था उसी फेज डिफरेंस के तरीके से, मतलब अगर पहला मीन पे था तो दूसरे वाला अगर π/2 पे के तरीके से भेज रहा था तो अगली बार भी जब वो पहला सोर्स एमिट करेगा तो दूसरा सोर्स अगेन उसे π/2 के डिफरेंस पे एमिट करेगा। जब वो 10^14 15th टाइम जब एमिट कर रहा होगा पहले वाला तो दूसरे वाला अगेन क्या करेगा उसी तरीके से π/2 के डिफरेंस पे, अगर पहले करा तो अब भी π/2 के डिफरेंस, तो वो चीज चेंज होनी चाहिए। तो जैसे जो पल्स या लाइट को जनरेट करने का तरीका है, ऐसे जो लाइट को जनरेट करने का जो तरीका है दोनों सोर्स के बीच का, वो क्या है, हर बार जो पहले वाला सोर्स है वो भी हर बार जिस तरीके से लाइट प्रोड्यूस करा दूसरे वाला भी अपने एक तरीके से लाइट प्रोड्यूस करा, उनमें डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऐसे 2 सोर्सेज जिनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो फेज डिफरेंस इनिशियल जिस तरह से वो एमिट कर रहे हैं वो भी सेम है मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब हर बार सेम तरीके से अगर डिफरेंस है तो उसी डिफरेंस से हमेशा प्रोड्यूस करते रहेंगे इन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो लिखिए कंडीशन ऑफ कोहेरेंस क्या होती है। देखो अभी तक तो हमने सर कंडीशन ऑफ क्या बोला आपने? कोहेरेंस, कंडीशन ऑफ कोहेरेंस। फ्रीक्वेंसी देखो, अच्छा फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ अपने आप सेम हो गई। यस सर। यस सर। दूसरा है एम्पलीट्यूड आपको सेम करना है। एम्पलीट्यूड सेम करने से फायदा क्या, आपको पैटर्न अच्छा दिखाएगा। अच्छा का मतलब क्या है, एक बात तो अगर आपको एब्सोल्यूट डार्क मिल रहा है तो आपका जो पैटर्न होगा वो काफी अच्छा कंट्रास्टिंग होगा, मतलब क्या वो ब्राइट भी दिखाई दे रहा है आपको, डार्क भी दिखाई दे रहा है। एक बात तो अगर मैं डार्क को डार्क ना रखूं तो थोड़ा ब्राइट कर दूं तो क्या होगा, दो पैटर्न मिलने नहीं, मिक्स नहीं होने लगेगा, Yes, sir. यस सर। है ना। कि मतलब व्हाइट है, व्हाइट के बाद क्या है, मतलब व्हाइट मतलब ब्राइट है, ब्राइट मतलब व्हाइट ही होता है, मतलब ब्राइट का मतलब व्हाइट नहीं होता है बेसिकली। ऐसे मानो कि मान लो आपने कोई भी लाइट यूज की, जिस कलर की भी लाइट यूज की उस कलर का वो मैक्सिमम उसकी ब्राइटनेस दिखेगी, फिर उसकी ब्राइटनेस एकदम जीरो हो जाएगी। बट जहां पर उसकी ब्राइटनेस अगर जीरो नहीं हो रही है तो कहीं वो ज्यादा ब्राइट है कहीं वो लेस ब्राइट है, तो वो आपस में मिक्स होने लगेंगे। बट एक जगह जहां एकदम भी कोई आपके पास कलर नहीं है, कोई कोई ब्राइटनेस नहीं है, एकदम जीरो ब्राइटनेस, फिर बहुत ब्राइटनेस, फिर एकदम जीरो ब्राइटनेस, तो आपको वो पैटर्न बहुत आराम से क्लियर दिखेगा। तीसरा क्या है, जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। विद टाइम आगे बढ़े, ठीक है।
अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो मैंने सेम बोला है, ये आपके पास ऑब्वियसली कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि होनी चाहिए। सेम होगा तो आपका पैटर्न बहुत अच्छा बनेगा, नहीं होगा तो आपका पैटर्न इतना क्लियर नहीं बनेगा। बट अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, और अगर ये फेज डिफरेंस, अगर मतलब लाइट को जनरेट करने का जो दो सोर्स का तरीका है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तब आपको पैटर्न दिखेगा नहीं। तो आपके घरों में क्या होता है, घरों में आपके जितने भी जो बल्ब है, आप जितने भी एक लेवल पे कितने भी आइडेंटिकल बल्ब ले लो, अब मतलब अब ये बोलो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एक फैक्ट्री ने 2 बल्ब बनाए, वो कितने भी आइडेंटिकल बनाने ट्राई करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप उनको कभी भी आइडेंटिकल नहीं कर सकते। तो घर में आप जो भी सोर्स यूज करते हो, एक 2 ट्यूबलाइट जलाई हुई है, 2 बल्ब जलाए हुए हैं, है ना, एक ट्यूबलाइट एक बल्ब है, लैंप है, कुछ भी है, वो आपस में कोहेरेंट होते ही नहीं। जब कोहेरेंट नहीं होते तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, फिर आपको क्या दिखाई देता है, एक एवरेज इंटेंसिटी आपको दिखाई देती है, जो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज नहीं होती है, वो हर जगह सेम है। इसलिए आपको क्या होता है, रूम में एक यूनिफॉर्म सी लाइट दिखाई देती है। बट अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि 2 सोर्स कोहेरेंट हो जाए, तो आपको रूम में आपको इस तरह से ये फ्रिंजेस दिखाई देंगे, कहीं जाओगे तो लाइट ज्यादा दिखाई देगी, कहीं जाओगे तो आपको लाइट कम दिखाई देगी। तो क्या अब प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या आती है, समस्या है कि भैया जब आपने जितना भी ट्राई कर लिया है, जितनी भी एक्यूरेसी बना के रख ली, लेकिन 2 सोर्स जब आइडेंटिकल है ही नहीं, तो फिर आप इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे क्रिएट कर रहे हो। तो देखो उसका तरीका ये हुआ, ये वाला, ये देखो एक ही जगह से लाइट आती है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। तो ये S1 इस स्लिट से जो भी लाइट निकल रही है और दूसरी स्लिट से जो भी लाइट निकल रही है, खास बात क्या है कि इस स्लिट से जो लाइट निकली है, दूसरी निकलेगी, वो सेम सोर्स से आ रही थी, तो ऑब्वियसली उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, सिंस वो सेम सोर्स से जनरेट हुई थी। तो S1 से जो भी लाइट निकली, S2 से जो लाइट निकली, इनके बीच में आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नहीं है। तो अगर जो नया बस्ट आ रहा है वो किसी नए तरीके का है, तो S1 के लिए भी जिस तरीके का, S2 के लिए भी उसी तरीके का है, तो आपस में फिर से कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। मतलब S1 S2 दोनों का ओरिजिन ही एक ही सोर्स से हो रहा है, तो एक ही सोर्स को 2 में तोड़ दो हमेशा। तो जब भी आपको YDC करना, जो भी आपको इंटरफेरेंस करना है, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें कभी 2 सोर्स यूज किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते नहीं है आइडेंटिकल। और वो अब दोनों 10⁻14 10⁻15 साइकिल्स आप भेज रहे हो, आपकी आइज उतना इतना फास्ट ये हो रहा है कि भैया आपकी आइज क्या है, एक एक पल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। आपकी आइज क्या देख पाएगी, एक एवरेज चीज देख पाएगी। आपको देखो ना, जैसे आपके बल्ब में फ्लक्चुएशन होती है, 50 हर्ट्ज होते हैं ना, लाइट आप कम ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप स्लो मोशन में देखोगे ना बल्ब को, तो बल्ब में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे जाएगी। होता ही नहीं होता कि अगर आप कभी किसी के थ्रू देखते हो, मोबाइल के लेंस के थ्रू देखते हो, तो आपको उसमें फ्लक्चुएशन दिखती है ऐसे, क्योंकि वो जिस फ्रेम रेट से वो कैप्चर कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है। तुम्हारी आईज के लिए क्या है कि आईज के लिए वो वेरिएशन है ही नहीं। जब सोचो ना, वो 50 एक सेकंड में जब वो 50 वेरिएशन कर रहा है कम ज्यादा, तभी हमारी आई नहीं पकड़ पा रही है। हमारी आई क्या देख पाती है, एवरेज देख पाती है। तो इसलिए क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप एक तरीका क्या अपना सकते हो, एक सोर्स ऑफ लाइट ही ले लो, यहाँ ले लो स्क्रीन, और यहाँ क्या रख दो, मिरर। तो देखो एक तो लाइट सीधी ऐसे आएगी, और एक लाइट यहाँ से टकरा कर यहाँ पहुंचेगी। एक बात बताओ, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, नहीं हो गया? पाथ का डिफरेंस है, एक जा रही है सीधी और एक थोड़ा ज्यादा चल रही है। तो जो ज्यादा चल रही है ना, और जो सीधी जा रही है, उनके बीच में अगर लैम्डा का डिफरेंस ही है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का, मतलब एक लाइट के लिए जो लाइट है वो मान लो ऐसे पहुंची, और दूसरी लाइट पहुंच रही है, वो भी बिल्कुल लैम्डा के डिफरेंस पर है, मतलब ऐसे ओवरलैप कर जाएगी। यस सर। तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। अगर लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस होता, तो पहली लाइट पहुंच रही है, उस पर ये लाइट है, और जो दूसरी लाइट पहुंच रही है उसमें लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, कैंसिल आउट रेस्पेक्टिव। यहाँ तक पहुंची, अभी जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस रहेगा, कैंसिल आउट कर देगा। बट ठीक है, वो क्या है, यहाँ से जो लाइट सीधी है जो टकरा के आई, इन दोनों का जो ओरिजिन था, सोर्स का ओरिजिन कौन था, सेम था ना इनका, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, है ना, फेज डिफरेंस भी कुछ नहीं होगा इनके बीच में, क्योंकि वो एक ही सोर्स से जनरेटेड है। तो जब भी आपको आपको जब भी इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसमें कभी भी क्या करते हैं, 2 सोर्स यूज नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही सोर्स को 2 सोर्स में तोड़ दो,
ताकि उनके बीच में आपस का ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाए। सर हम्म सर हमने जब रिफ्लेक्शन कराई हम्म तो सर जो जब रिफ्लेक्शन होती है तो कुछ लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा। अच्छा, तो जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी तभी तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा दोस्त। जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है कि नहीं? पैटर्न तो आप देख ही पाओगे ना, और पैटर्न कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है ना। सर जो पीक एम्पलीट्यूड होगा वो कम हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? फिर कोहेरेंस नहीं रहेगी। कोहेरेंस का मतलब एम्पलीट्यूड से थोड़ी है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि भैया आपके फ्रीक्वेंसी सेम है, पहला और तीसरा कंडीशन होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, दूसरी कंडीशन होना जरूरी नहीं है। ओके सर। एम्पलीट्यूड सेम होगा तो बहुत बढ़िया पैटर्न दिखेगा, क्योंकि उसमें क्या, अगर सेम एम्पलीट्यूड से फायदा क्या हो रहा है, जब कैंसिल आउट देखो, पीक से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे फर्क किससे पड़ रहा है कि एकदम डार्क नहीं दिखाई दे रहा मुझे। जब एकदम डार्क नहीं दिखाई देगा इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ लाइट अवेलेबल होगी। जब लाइट अवेलेबल होगी एक बात बताओ, यही देखो, इसी में फिर करना ट्राई करना, जो मैंने डार्क वाली लाइनें नहीं बनाई हुई, अगर मैं इसकी डार्कनेस कम करता जाऊं तो वो ये व्हाइट के साथ मिक्स नहीं लगेगी। Yes, sir. अगर मैं इस डार्क की डार्कनेस कम करता जाऊं तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, व्हाइट के साथ, Mix हो और जितना ये व्हाइट के साथ मिक्स होने लगेगा क्या, उतना आपके लिए ये फ्रिंजेस देखना, इन्हें इन्हें फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंजेस देखना वो क्या होता जाएगा, difficult. डिफिकल्ट। और मान लो ये पूरा पूरा ही व्हाइट हो गया यार, कैसे देखोगे? तो व्हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, डार्क में लाइट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। डार्क में व्हाइट लाइट अवेलेबल होने का मतलब क्या है, वो परफेक्ट डार्क नहीं बना। परफेक्ट डार्क नहीं बना इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट वहां पर लाइट नहीं कर पाए। वो कैंसिल आउट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं था। सर आओ। जब दो रेस एक सोर्स से निकल रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली एक ही सोर्स है ना, एक सोर्स से लाइट निकल रही है। अब उसको मैं 2 में तोड़ूं, 3 में तोड़ूं, 4 में तोड़ूं, अब एम्पलीट्यूड सेम कैसे रहेगा, उसको इस पर डिपेंड करेगा कि जो दोनों स्लिट आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर एक की मैं यार थिकनेस कम कर दूंगा तो फिर इसमें से कम लाइट पास हो रही है। यस सर। हाँ, तो कुछ आप ऐसे करोगे कि एक सिमेट्री तो बना के रखोगे ताकि आपका एम्पलीट्यूड बराबर है। तो दोनों स्लिट क्या है, आइडेंटिकल स्लिट्स है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी S1 से निकल रही है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी S2 से निकल रही है, सो दैट की एम्पलीट्यूड जो भी आपकी यहाँ से लाइट निकली उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। सेम ठीक है होगा। सर। अब देखो, मतलब कोई भी यार एक ट्रैवलिंग वेव, उसकी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड, बताओ। A sin omega A t sin plus omega t. plus alpha. ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस kx, है ना? यस Yes, sir. अब दो ये a sin x कहाँ गया? मैंने बोला, मैंने ये मान लिया जहां भी दोनों लाइट मिल रही हैं उसका x को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, उसी को मैंने ओरिजिन डिफाइन कर दिया, 0 बोल दिया, ठीक है ना? जीरो वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लिया। मतलब जहां भी दोनों मिल रही हैं, जहां भी इंटरफेयर करेंगे वो उसी को मान लिया कि भैया ये क्या है, x बराबर 0 है। अच्छा, इंटरफेरेंस कैसे देखते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करो, ये क्या बनेगा 2a साइन, इन दोनों का सम बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है क्या? अच्छा, ये निकालने का तरीका और क्या हो सकता था, फेजर। देखो, दो SHM की इक्वेशन जोड़ने का तरीका क्या है, एक तो क्या है ये, एक है ये ए, जो यहाँ से क्या है, और दूसरा क्या है ये एंगल क्या है, Omega 2t plus 5. 2 प्लस इनकी जो फाई का डिफरेंस चल रहा है, राइट? आगे बढ़े,
और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये इनका एग्जैक्टली इनके बीचों बीच आएगा इनका रिजल्टेंट। अब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है इनका? एग्जैक्टली इनके बीच में आता है। चलिए और उसकी भी ये जो प्रोजेक्शन बनेगी ये क्या है? दिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस, और इस एरो की जो लेंथ है ये क्या देगी आपको? इसका एम्पलीट्यूड। Amplitude. तो खुद बताओ यहाँ से अगर दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं रिजल्ट क्या आएगा? 2a cos थीटा बाय 2। ये गड़बड़ हुआ बीच वाला एंगल जो भी है ये देखो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? omega 2 minus omega 1 t plus 5. ओमेगा 2t प्लस जो 5 था में से ये एंगल बचा इनके बीच का ये वाला। यस सर। Yes. 2a cos थीटा बाय 2। तो अब ये जो एंगल बचा ये एंगल क्या बचा? ये एंगल बचा आपके पास। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना एंगल होगा? एक तो ओमेगा 1t तो है ही वो, प्लस इनके बीच वाला एंगल, राइट? इसका आधा कर दूं बीच वाले एंगल का? यस सर। Yes. माइनस ओमेगा 1t बाय 2। सही है ना? मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल में अगर मैं ये ओमेगा 1t जोड़ दूंगा तो बात बन जाएगी ना? अब ये 2 यहाँ चला गया, इसमें ऐड हो गया तो ये बन गया ओमेगा 2t प्लस ओमेगा 1t प्लस 5/2, राइट? उसका मुझे क्या लेना है? साइन। Yes. वो मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes. इसका लेना है मुझे साइन, और ये क्या बन जाएगा? इसी तरीके से कर लो। तो इन दोनों फंक्शन को आपने सिंपली ऐड कर दिया। ऐड करने मतलब क्या है? वाली दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने ऐड किया। क्या लिखा हुआ है? ये a sin c और ये क्या है? sin c plus sin t। sin c plus d by 2 मतलब 2a sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2, है ना? Yes, sir. ऐसे कर लो। अब ये देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें ये आ गई। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अब मुझे यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा? ये बनी चीजें। अच्छा यहाँ से अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर, इससे फायदा क्या हुआ? फेज डिफरेंस 5। फेज डिफरेंस 5 आ गया। 5 ही रहेगा। है ना? ये देखो अगर दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 अभी क्या है? अभी क्या इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल लगातार क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है ना? अगर ये ऐसा हो तो एंगल लगातार चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा? आप ए पे बैठ जाओ, है ना? इस पहले वाले पे बैठ जाओ, इस वाले पे मैं कहता हूँ इस वाले पे बैठ जाओ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो दूसरे वाला होगा, दूसरे वाला क्या कर रहा होगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसके बीच का एंगल लगातार चेंज हो रहा है, मतलब मान लो पहले बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा? इसके अबाउट इस तरह से घूम रहा होगा वो ऐसे। Yes. इस पे बैठ जाओ ना, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे? ये एंगल लगातार चेंज हो रहा है। मान लो ये 1, ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, तो इनके बीच में क्या हुआ? एंगल 1 से लगातार चेंज होता होगा। ये घूम घूम के क्या जाएगा? अपोजिट जाएगा। अपोजिट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया। एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया। फिर घूम के आएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अपने आप में चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। साउंड में याद आ रहा है? साउंड में याद आ रहा है कि जब क्या बताया सर ने? बीट्स बीट्स है ना? जैसे एम्पलीट्यूड आपका क्या हो रहा है? अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर नहीं, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है तो एम्पलीट्यूड लगातार खुद क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो यहाँ पर, तो अभी जहाँ आपको ब्राइट दिखाई दे रहा होता है, ब्राइट भी लगातार अपना क्या हो रहा हो? अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर रहा हूँ। जो लाइट यहाँ पहुंच रही है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ऐसे क्या है? जो डार्क है, डार्क पे भी जो क्या है?
पहले दोनों एम्पलीट्यूड सेम था, अब जब यहाँ पे जो लाइट पहुंचे उसका एम्पलीट्यूड अपने आप में वेरी कर रहा है, तो आपका पैटर्न क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग पैटर्न बनेगा। और वो जो फ्लक्चुएशन होगी वो आप थ्योरेटिकली फ्लक्चुएशन बोल रहे हो, आपकी जो आईज है वो फ्लक्चुएशन फील ही नहीं करेगी। वो तो आपको क्या दिखेगा, एक जगह कभी इंटेंसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, वो एक एवरेज वैल्यू दिखेगी, उसको पैटर्न दिखेगा ही नहीं। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर होने से फायदा क्या हुआ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होने से फायदा क्या हुआ कि भैया आपके बीच फ्लक्चुएशन फेज डिफरेंस पाई। इससे आपको फायदा क्या हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है, जो आपने एम्पलीट्यूड लिखा है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। इफ आई से देखो एक है A1, मान लो एक का एम्पलीट्यूड है A1 और एक का एम्पलीट्यूड है A2, बट इसका ये भी ओमेगा है, तो ये घुमा ओमेगा टी और ये घुमा ओमेगा टी प्लस 5, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सिंपली कितना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये लिया इसका रिजल्टेंट, तो इनके बीच में एंगल फाई है दो वेक्टर्स के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा ये बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट 2A1 1 A2 को ये पहले पढ़ा हुआ कभी, यस यस और मुझे पता जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, तो तुम स्क्वायर कर दो, ये बनेगा रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर मतलब क्या बना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, A1 स्क्वायर मतलब क्या है I1, A2 स्क्वायर मतलब क्या है I2 और ये रूट I1। अगर आपने 11th के वेव्स वाले नोट्स उठा के देखोगे तो आपको ये सेम फॉर्मूला वहां मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक मिनट, देखो सर आज नोट सिंक हो जाएंगे सर, हो जाने चाहिए दोस्त, नहीं वो तो मेरे को बता, मैं मैसेज कर देना, मैं कॉपी करके उस वाली फाइल में डाल दूंगा जहां पर सिंक हो रहे थे, नहीं तो फिर एक नया ही नोटबुक बना लेंगे। तो आप है ना ये देखो यह है सर यहाँ पर हम इनका एम्पलीट्यूड सेम क्यों नहीं मान रहे दो इक्वेशंस में, मैं अभी जनरल कर रहा हूँ, जब एक्चुअली इंटरफेरेंस पे जाऊंगा तो दोनों एम्पलीट्यूड में बराबर ही मान लूंगा, अभी तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ऊपर यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड सेम माना है ना, तो यहाँ मैंने ये क्या होता है कि ये इक्वेशन आ रही है, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये और जनरल केस हो गया, यस सर, है ना, तो मैं बोलूँ कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं होते तो मुझे समझ में आ रहा है कि A1 और मान लो इनके बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट रहता है, इनके बीच में एंगल लगातार चेंज होता रहता है, तो मतलब एक A1 के रिस्पेक्ट में मान लो A2 क्या दिखता है, आपको घूमते हुए दिखाई देता है यस, है ना, अगर दोनों की एंगुलर स्पीड सेम नहीं है, मतलब अगर इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम नहीं है तो क्या होगा, आपको एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वाला क्या करता है दिखाई देगा आपको एंगल, या तो मान लो ये मान लो A1 मान लो कि यार A1 की घूमने की स्पीड है 10 रेडियन पर सेकंड और A2 की है मान लो 11 रेडियन पर सेकंड, तो इनके बीच में रिलेटिव कितना हो गया 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड में इनके बीच में जो एंगल है वो 1 रेडियन से चेंज होता जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन करते करते कभी ना कभी 180 होगा, यस सर, तो A1 A2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब यहाँ समझना कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड ही लाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर एम्पलीट्यूड चेंज होने लगेगा, फिर
180 से 181 182 ऐसे करते 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 वापस से क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। हमें एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा नहीं करना है, हमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है। ऑलराइट, अब जैसे साउंड है, साउंड में पार्टिकल क्या हो रहा है, अब इस तरह से शो करते हो साउंड को, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन है। अच्छा बात, जब पार्टिकल मीन से पास हो रहा होगा तब साउंड कैसे सुनाई देगी आपको, कम या ज्यादा? जब पार्टिकल मीन पर होगा तब साउंड गलत भाई, नहीं सेम यार, पार्टिकल ओरिजिन पे है या मीन पर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। ये डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि साउंड, ये लाउडनेस का वो एम्पलीट्यूड। यस यस पार्टिकल मीन पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टिकल रुका हुआ है। पार्टिकल जब चलना ही बंद कर देगा ना यार, तब साउंड नहीं सुनाई देगी। मतलब आपके मीडियम के पार्टिकल चल ही नहीं रहे, मतलब कोई साउंड नहीं है। पार्टिकल चल रहा है तो वो ऑसिलेट कर लगातार, वो क्या है, मूविंग है। ऐसे सोचोगे तो जब वो अपने एक्सट्रीम पे जाएगा वो स्टेशनरी नहीं हो जाएगा। जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, पर वो क्या हमेशा के लिए स्टेशनरी है, फिर एक पल के लिए स्टेशनरी, वो लगातार ऑसिलेशन में है। जब तक पार्टिकल ऑसिलेट करता रहेगा तब तक वो साउंड नहीं देगी। जिस मोमेंट पार्टिकल ने ऑसिलेट करना ही बंद कर दिया, चलना ही बंद कर दिया, रुक गया, तब बोलोगे साउंड नहीं सुनाई दे रही है। तो एम्पलीट्यूड ही 0 कर दोगे तो मतलब कोई चीज ही नहीं है, कोई वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बीट्स में क्या होता है, आपको साउंड के जो बीट्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है स्लाइटली। यस जब टू सोर्स ऑफ साउंड विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, उनको जब एक साथ आप प्ले करते हो तो आपको क्या होता है, साउंड। ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये वाला, ये साउंड कैसे सुनाई देगा आपको, टों, ऐसे कांस्टेंट एक टोन सुनाई देगी। यस सर। जब Yes. एम्पलीट्यूड चेंज होने लगेगा तो आपको याद होगा डायग्राम कुछ ऐसा बनता था, मतलब एम्पलीट्यूड ही याद आ रहा है कुछ डायग्राम। यस सर, बीट्स Yes. बीट्स F2 minus F1 बीट। जब ये पॉइंट आया तो आपको साउंड सुनना ही बंद हो गई। तो टू 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 ऐसे हो रहा ना, गधेड़ो याद आ रहा है? यस सर हाँ तो चलो खैर, अभी मैं जनरल केस कर रहा हूँ। मान लो एक एम्पलीट्यूड A1 है, एक एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक है। और मान लो अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं होते तो आपका एम्पलीट्यूड ही लगातार वेरी कर रहा होता है, और एम्पलीट्यूड ही लगातार वेरी कर रहा, तो क्या होता है, आपको एक एवरेज फंक्शन दिखाई देता है। या ऐसे होता है, ये वाला है, ये टर्म है, ठीक है, ये वाला है। तो अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं है, तो ये देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाला टर्म बराबर नहीं है, तो ये वाला कॉस वाला जो फैक्टर आएगा, ये वाला फैक्टर आएगा। वेरी हाँ, और ये कॉस या इस पार्ट की वैल्यू लगातार Change. ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या ये पूरा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है? यस Yes, sir. यस सर। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि साइन की टर्म एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, कॉस की करेगी, जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं? बहुत आसान है भाई, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ 100 थी, एक की फ्रीक्वेंसी 110 120 थी, जो नया फंक्शन बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 10 थोड़ी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उन दोनों फ्रीक्वेंसी का एवरेज। जहां ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की टर्म आ रही है, सोचो ना इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो ये बनेगी प्रोजेक्शन। यस सर और वो किस पे डिपेंड करेगी, इस एंगल पे, और ये जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t प्लस 5/2 प्लस जो भी नया फंक्शन बनेगा वो एवरेज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होगा, और एवरेज क्या होगा इन दोनों का, तो जहां दोनों ऐड हो रहे हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, जो बची दूसरी जहां डिफरेंस आ रहा है वो एम्पलीट्यूड में काउंट होगी, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये देखो ना कि अब मान लो अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हो गए तो इससे क्या हुआ, ये एक कांस्टेंट टर्म बन गई एम्पलीट्यूड की, ये कट जाएंगे और ये टर्म बन गई कांस्टेंट, ये आपके पास एक कांस्टेंट बन गई। नहीं तो यहाँ देख लो और जनरल केस, अब ये देखो ये कांस्टेंट बन गई, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर हो गए तो एक देखो अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि एक टर्म बन गई कांस्टेंट, ऑलराइट, एक कांस्टेंट टर्म बनी, तो आपके पास में क्या बनेगा, y इक्वल्स टू सम एम्पलीट्यूड sin ओमेगा t, है ना, sin यस सर ओमेगा t। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंपली एक लाइट रिप्रेजेंट करता है। अब बोलो सर ये y भी तो 0 हो रहा है, देखो y का 0 होना पेन नहीं है, जैसे पार्टिकल का 0 पे जाना पेन नहीं है, y हमेशा के लिए 0 हो गया तो पेन है मेरे लिए, है ना? यस
अदरवाइज तो लाइट तो क्या होता है, लाइट तो एक क्या होता है, एक हार्मोनिक फंक्शन तो होता ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 भी होती है, फिर बढ़ती है, फिर 0 होती है, फिर बढ़ती है, फिर 0 होती है, फिर बढ़ती है, राइट। ऑब्वियसली आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव में बढ़ी, पॉजिटिव में कम हुई, फिर नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में कम हुई, फिर पॉजिटिव में बढ़ी, पॉजिटिव में कम हुई, फिर नेगेटिव में बढ़ी, नेगेटिव में। तो y तो 0 ही रहा है, होना ही है, ऑसिलेटरी फंक्शन है तो होना ही है, बट y हमेशा के लिए 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड है, और वो उसका क्या है, कुछ साइन है, एक नई लाइट वेव है, जिसका जिसका जो क्या है, y मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, y यहाँ y1 y2 मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन E1 E2 के अंदर, ठीक है ना यार। सर मुझे समझ नहीं आया वो एम्पलीट्यूड वाला, जी साइन वाला फंक्शन देखने की कॉस वाला। भाई अगर मैंने 2 लिख के मल्टीप्लाई कर दे दिया, तुम्हें क्या पता लगेगा कि जो नई वेव बनी है, नई वेव का कौन सा फैक्टर एम्पलीट्यूड है, कौन सा फैक्टर उसके उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहा है। भाई इन दोनों में कौन सा वाला, मैं इसको एम्पलीट्यूड में कॉस वाले को एम्पलीट्यूड में क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं साइन वाले को एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। या तो फेजर से देख लो भाई, कि ये जो आपके पास ये चीज बनेगी, ये जो बनेगा, लॉजिक देखो, यहाँ से देखो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ 2a cos थीटा बाई 2i है। हाँ तो ये किस पे डिपेंड करेगी, इनके बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगी। यस सर। तो ये तो थोड़ा और ऊपर गई, यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये कितना हुआ, ये टोटल एंगल में से ये ω1t वाला एंगल माइनस करूंगा, ये वाला एंगल माइनस किया, राइट। तो इनके बीच का ये वाला एंगल आ गया, इसका भी क्या करना है आपको, आप करना है, क्योंकि मुझे पता है 2a cos थीटा बाई 2 इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स। ठीक है सर। जो थीटा है, तो मतलब रिजल्टेंट में क्या रहा है, इनके एंगल का हाफ। और जो प्रोजेक्शन क्या आ रही है, ये आ रही है, और ये क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 इसमें जब इसे करोगे तो ये ω1t बचेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है, मतलब ये किस एंगल से, ये जो ये आ रहा है, ये एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, वो ये है, ये जो टर्म आई है, यहाँ ये जो टर्म आई थी ये ω1t आई थी, ये जो टर्म आई थी वो ω2t थी, और ये जो टर्म आ रही है वो क्या है, इन दोनों का सम का हाफ है। सम का मतलब क्या, इसको अलग कर दोगे तो क्या दिखेगा आपको, ω1 प्लस ω2 का हाफ इंटू t प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या ओमेगा क्या हो गया, हाँ है ना। यस सर। 5/2 क्या है, एक नया, फिर नया 5/2 को 5 डैश मान लो, तो आपके पास इक्वेशन क्या दिखा दे रहा है, आपको क्या दिखा दे रहा है, ω t प्लस 5 डैश, इसका क्या लेना है आपको, साइन, और आगे क्या लिखा है, इसके आगे सम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें तो सिंपली अपन क्या रखना, अपन को ये याद रखना कि भैया मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं a1 a2 एम्पलीट्यूड के, इनके बीच में क्या है, ω1 ω2, तो मुझे इसलिए बराबर करना पड़ेगा कि मैं बराबर ω1 ω2 बराबर नहीं करूंगा, तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म आ रही है आपके पास, ये वाला जो टर्म है, ये आपका a बढ़ भी रहा होगा, a कम हो रहा होगा, a बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो बीच जैसे कुछ होगा, आपके एम्पलीट्यूड ही वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं, आपको उसका एवरेज दिखाई देगा। मतलब ऐसे सोचो, ये है आपके पास, है ना, ये वाली टर्म आई है, cos y की टर्म आई है आपके पास, नहीं तो आपको मैं ऐसा ये टर्म क्या आती, मतलब अगर ये वेरी कर रहा होता तो आपके पास रिजल्टेंट रिजल्टेंट क्या बनता, मान लो बनता देखो ऐसे बोलता, अगर मान लो ω1 ω2 बराबर नहीं है तो क्या बनता, i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos ऑफ, इनके बीच का डिफरेंस वो क्या बनता, ω1 ω2 t प्लस 5 माइनस ω1t। ये बनता क्या इनके बीच का डिफरेंस, यस। है ना, इनके बीच का एंगल वो क्या है, ω2t प्लस 5 माइनस
ओमेगा 1t वो एंगल बनता A1 A2 this is omega 1t this is omega 2t plus 5 दो वेक्टर का मुझे रिजल्ट लेना तो क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इनके बीच का cos phi. cos एंगल और इनके बीच का जो कॉस का है वो कितना है ओमेगा 2t प्लस 5 माइनस ओमेगा 1t राइट ये होता है ना। अगर मैं बोल देता हूँ सबसे पहला काम करता हूँ ओमेगा 1 देखो ये अगर मैं सब नहीं बताऊं तब भी चलेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्यों बराबर चाहिए। मतलब अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा ये जो टर्म है ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 नॉन जीरो आएगी yes Yes. ओमेगा टी प्लस 5 है ना। अब cos ओमेगा टी प्लस 5 अब cos ओमेगा टी मतलब टाइम के साथ साथ cos की टर्म क्या हो रही होगी वेरिएबल है yes चेंज हो रही है तो चेंज होने से क्या हो रहा है कि भाई cos का भी पॉजिटिव हो रहा है cos का भी नेगेटिव हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है। अगर आप इसका एवरेज लोगे इस फंक्शन का तो एवरेज क्या आएगा ये जीरो आ जाएगा cos का एवरेज। yes sir यस सर। भाई मान लो इसने कोई भी एक रैंडम वैल्यू पॉजिटिव ली तो उसने कभी ना कभी वही रैंडम वैल्यू क्या ली होगी नेगेटिव। negative सोचो ना एक सेकंड में 10 रेज़ पावर 14 to 15 साइकिल हो रहे हैं तो जितनी बार जितने आप पॉसिबल वैल्यूज पॉजिटिव मान सकते हो उतनी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। देखो क्या है ओमेगा टी आया टाइम पे डिपेंडेंट आया टाइम के लेवल डालोगे तो इसके अंदर का ये वैल्यू चेंज होती रहेगी और ये वैल्यू चेंज होती रहेगी तो कॉस की वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव उसका एवरेज होगी तो खत्म हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या है सिंपली i1 प्लस i2 तो रिजल्ट आपको सिंपली i1 प्लस i2 मिलेगा। जैसे कि घरों में होता है कि दो सोर्स लिए दोनों सोर्स की जो लाइन की प्रोड्यूस करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली बराबर नहीं है। अच्छा ये कारण भी नहीं मानते मान लो एग्जैक्टली बराबर भी है। अब क्या है तो हमें ये समझ में आ गया कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो बराबर रखना पड़ेगा अदरवाइज क्या कॉस की टर्म जीरो हो जाएगी। अब क्या किया मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को बराबर कर दिया इससे मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया यह है i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos phi. cos है ना ये टर्म आ गया आपके पास। अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं फाई इज नॉट कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब ये फाई कौन सा था इनिशियल फेज डिफरेंस था कि दोनों ने जो लाइट प्रोड्यूस की है वो किस तरीके से किया है ना। फाई जीरो इसका मतलब क्या दोनों ने एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से लाइट प्रोड्यूस की ये मतलब हुआ ना yes sir कुछ भी है फाई की वैल्यू पाई बाय 2 इसका मतलब क्या है कि जब लाइट प्रोड्यूस करी तो जब आपने देखा कि आपने बस बनाया है तो एक ने अपने मीन से बस चालू किया और दूसरे ने अपने escape किया है ना। तो ये है कि अगर फाई कांस्टेंट नहीं है तो अगेन cos फाई की वैल्यू क्या हो रही होगी Change है. कभी चेंज करेगी। तो कभी आपको ये पॉजिटिव होगा कभी ये नेगेटिव होगा तो जो आपको एवरेज दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा अगेन zero I1 plus I2. I1 plus I2. तो अगर आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तब भी आपको एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई देगी i1 प्लस i2 और आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है। हाँ सर फाई तो सेम ही रहेगा ना क्यों ये तो बोला कोहेरेंट नहीं है। अगर कोहेरेंट नहीं है तो फाई तो क्या होगा चेंज हो रहा होगा। आपने पहली दो सोर्स ने बस जनरेट की पहला दोनों ने अपना पहला बस फेंका दोनों में कुछ जनरेट करने में कुछ तरीका डिफरेंट था। जब दूसरा अपना बस भेजोगे तो अगर उसी डिफरेंस के तरीके से भेजोगे फिर तो ठीक है लेकिन आपने अब फिर नए तरीके से भेज दिया अच्छा तो किसे बस भेजा वो फिर और ने किसी तरीके से जनरेट करके भेज दिया तो फाई कांस्टेंट नहीं है तो नहीं बोलते वो कौन सा हो गए वो गए कोहेरेंट सोर्स है ना। यस अगर फाई कांस्टेंट होने से क्या होता है cos फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू बैठी रहती है फिक्स्ड है ना। तो इसलिए कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्स है वो उन्हें क्या बोलते हैं जिनका ये फाई चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ साथ या फिर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो उनकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा यहाँ भी आपको देखो ऊपर भी आपको दिखाई दिया यहाँ भी आपको दिखाई दिया सिंपली एवरेज i1 प्लस i2 और नीचे भी आपको दिखाई दिया i1 प्लस i2 जो कि हमें अपने घर में दिखता है कि घर में जो भी आपके बल्ब वगैरह लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं दो बल्ब दोनों बल्ब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेम नहीं होते और अलग अलग तरीके से हर बार जो उनका बस निकलता है वो एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से निकलते हैं इसलिए उनका क्या है फाई कांस्टेंट नहीं है और आपको किसी जगह जाओगे तो आपको
पैटर्न की बजाय आपको एक एवरेज फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है phi1 प्लस I2। क्वेश्चन में अगर आ जाए कि अगर इनकोहेरेंट सोर्स है तो आपको इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी? सिंपली I1 प्लस I2। ये देखिए अब क्या है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं अपना वो इंटरफेरेंस पढ़ूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, एक ही सोर्स को दो में तोड़ रहा हूं, एक ही सोर्स को मैं दो में तोड़ रहा हूं। अच्छा, आपके पास इक्वेशन क्या है? मान लो A1 है, साइन कुछ भी मान लेते हैं kx, ये होती है कि वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस माइनस करके, है ना? यस सर। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, ये लेता हूँ ω1, ये k1 और ये x1। ठीक है, फाइव इसमें जोड़ दो, किसी में फाइव जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें दिखने में अच्छा लग रहा है मेरे को। ये देखो, ये इक्वेशन है, जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, लॉजिकली आंसर सोचना और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वहां मैंने x बराबर 0 मान लिया था क्या? अच्छा, ये जो चीज होती है क्या डिपेंड करती है कि आप कितना एंगल घूमे हो, राइट? यस सर। मतलब ये क्या है, देखो ना, ये क्या है, A1 का ये साइन है, मतलब इस एंगल का ये जो प्रोजेक्शन बनती है, दिस लेंथ इज y1, ये जो प्रोजेक्शन बनती है थीटा, थीटा कितना होगा सर आपकी आवाज हाँ, है बहुत ना? कट रही। कट गई सर। अब आ रही है क्या यार? अब आ रही है? यस सर। मैं ये कहता, मान लो y1 क्या है, A1 ऑफ साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ थीटा, तो जो साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है, k1x1 माइनस ω1t, और A2 क्या है, मतलब y2 क्या है, A2 का साइन ऑफ ये थीटा। ये क्या डिपेंड करता है, इसको मैं थीटा बोल दूं तो A2 साइन थीटा बन जाएगा। तो थीटा कितना है, थीटा आपका ये है, तो K2X2 जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आना चाहिए, इनके बीच में अगर ये एंगल मुझे पता लग गया, तो क्या आना चाहिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 A2 स्क्वायर इनके बीच के एंगल को मैं डेल्टा फाइव बोल दूं क्या, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 2। A1 A2 cos डेल्टा। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। अभी भी रुकी हुई है, थोड़ा सा I1 लग प्लस रहा है। I2 प्लस 2, देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना, ये एम्पलीट्यूड भी अलग अलग ले लिए और x1 x2 भी अलग अलग ले लिए, डेल्टा फाइव दे दिया है। सर व्हाट इज आवाज डेल्टा बहुत कट फाइव रही है। यहाँ पर? यस सर, यस सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट में देखता हूँ यार, ना आवाज इतना क्यों कट रही है। अब आ रही है, अभी कट रही है? कट रही है सर अभी भी। अब आ रही है यार, ये अभी भी कट रही है? अब ठीक है? अब ठीक है। अब हाँ देखो, ये वाला एंगल क्या था, ये जो भी एंगल था, मान लो θ1, और ये एंगल क्या था, θ2। ठीक है ना यार, इसको बोल दो कि ये θ1 है, ये θ2 है। एक्चुअली देखो ना क्या लिखा हुआ है, y1 क्या है, A1 साइन θ1, θ1 क्या है, k1x1 माइनस ω1t, और y2 क्या है, A2 का साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब साइन के अंदर जो भी आ रहा है, साइन के अंदर ये जो भी है, वो क्या ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या?
और ऊपर वाले साइन के अंदर जो भी आ रहा है वो ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस और नो? यस यस तो इनका डिफरेंस हो गया डेल्टा फाई, ये तो ये सबसे जनरल हो गया। तो डेल्टा फाई क्या हो गया? k2x2 माइनस k1x1, राइट, माइनस ऑफ ओमेगा 2t प्लस ऑफ ओमेगा प्लस 5 ये आया। अब देखो ये यहाँ पर ये फाई, देखो डेल्टा फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल डेल्टा फाई रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा फाई। और फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल फेज डिफरेंस इनिशियल फेज कैसे जनरेट किया वो वाला फेज डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या कर रहा है? ओवरऑल आप किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस देगा तो वहां पर फाइनली अब क्या फेज डिफरेंस है, राइट, हमें पता है। अब देखो ये मोशनल केस है, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं हुए तो आपकी जो टर्म है ये टर्म आपकी जीरो नहीं बनेगी, ये डिपेंडेंट ऑन टाइम आ जाएगा, दिस विल बी नॉन जीरो। तो टाइम के साथ साथ चेंज करोगे तो ये टर्म चेंज होगी, ये टर्म चेंज होगी, तो पूरी टर्म चेंज होगी, और पूरी टर्म चेंज होगी तो कॉस का भी पॉजिटिव है, कॉस का भी नेगेटिव आएगा, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? इसकी जीरो आ जाएगी। जीरो तो आपको सिंपली i1 प्लस i2 दिखा देगा, इसलिए अभी लेके आ जरूरी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर है, तो फिर देखो ओमेगा बराबर तो के भी बराबर हो गए। कितना को ये फॉर्मूला याद है? जो स्पीड ऑफ वेव होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा होती है। यस सर यस k is also the wave speed। भाई ओमेगा क्या होगा? चेक कर लो, 2 पाई f होगा, और k क्या होगा? 2 पाई बाय। यस सर याद। लैम्डा। यस सर। यस सर तो अगर ओमेगा सेम है, स्पीड ऑफ लाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगी ऑब्वियसली, तो k भी सेम हो गया। तो ये टर्म जीरो नहीं हुई, ये टर्म जीरो हो गई, राइट। यस तो आपके पास जो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस बचा वो क्या बचा? के अंदर ले लिया x2 माइनस x1, x2 माइनस x2, देखो x क्या रिप्रेजेंट करता था? डेल्टा एक्स x1 x2 जो x होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि भैया जो भी सोर्स है, सोर्स से कितनी दूरी वाला पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हो, राइट, कितनी दूरी वाला पार्टिकल आप स्टडी कर रहे हो। x, जैसे रस्सी में x का रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से कौन से दूर वाला पार्टिकल मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब आपको अगर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड याद आ रहा होगा तो वहां मैंने पढ़ा था कि जब भी दो वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो उनका पाथ डिफरेंस क्या? पाथ डिफरेंस जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का मल्टीपल हो, है ना। यस सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक्स का करता है कि भैया सोर्स से आप कितनी दूरी पे बैठे हो, तो मैं जहां में इंटरफेरेंस देख रहा हूँ मैं वहां बैठ गया, वहां से देखा कि पहला वाला सोर्स कितनी दूर है और दूसरे वाला सोर्स कितनी दूर है, तो उनकी दूरी से क्या फर्क क्या आएगा? x1 x2 अलग अलग आएंगे। भाई जिस पॉइंट जहां इंटरफेरेंस हो रहा है मैं वहां बैठ गया, वहां से देखा कि पहला वाला सोर्स कितनी दूर है और वहां से दूसरा वाला सोर्स कितनी दूर है, वहां से मुझे क्या मिलेगा? इनका सोर्स से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी x1, दूसरे सोर्स से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की दूरी x2, तो ये x1 x2 है। अच्छा अब देखो ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? हम जो इंटरफेरेंस देख रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? एक सोर्स को ही दो में तोड़ रहे हैं क्या? एक ही सोर्स को दो में तोड़ रहे हैं, फाई जीरो हो जाएगा इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर स्प्लिटिंग वन सोर्स इनटू टू, फाई जीरो हो जाएगा। बस क्या फर्क रहेगा? पाथ डिफरेंस का। तो हमारे लिए एक्चुअली पार्ट जो है डेल्टा फाई ये है, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बना है रिजल्टेंट का वो है i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, cos ऑफ डेल्टा फाई वेयर डेल्टा फाई इज सिंपली k इंटू डेल्टा एक्स। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, डेल्टा एक्स क्या है। अच्छा और आगे फॉर i1 i2 सेम है, हमारे आगे जाके हमारे हमें पता है हमारे एम्पलीट्यूड भी क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले, तो इंटेंसिटी सेम होने वाली है। i1 i2 सेम है तो a1 इक्वल्स टू a2 हो गया। अभी के लिए हटाता हूँ इसको, यहाँ देखता हूँ रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब cos फाई 1 हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा √I1 रूट आई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? I1 minus होल ये क्या है? A1 प्लस A2 उसको नहीं आएगा ना। देखो क्या है, ये है ना cos y, जब ये टर्म 1 हो गई तो क्या बन गया? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अभी रूट है तो Yes, A1 sir. प्लस A2 है ना। अच्छा, I1 इक्वल टू I2 है तो तो रिजल्टेंट कितना है? देखो ये हो गया I प्लस I, 2i हो गया, ये भी 2i हो गया cos ऑफ डेल्टा फाई। सही है क्या? 2i बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। No, sir. तो सेम लगा, No, तो ये sir. 2i हो गया और ये भी 2i हो गया ना। रूट आई इसका मतलब i है ना, ये बन गया। अच्छा 1 प्लस cos y क्या ले सकता हूँ? 2 cos cos square square delta delta pi by pi by 2. Delta pi by 4i cos square 2 और 2 4 cos i square. cos square delta pi by. सही है। yes sir. Yes, sir. हम जो पढ़ेंगे हमारे लिए फाइनल इंटेंसिटी ये होती है, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको ये वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला याद रहे, और जिसमें याद है कि जो डेल्टा फाई है वो k डेल्टा x है। ये हमारे काम की चीज है हमारे लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो डेल्टा फाई क्या है? K delta. Delta x. हम देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमें टर्म ये मिली थी डेल्टा फाई की, हमें पता है ω1 ω2 बराबर करना है। एक ही सोर्स को दो में स्प्लिट किया तो दोनों का जो ओरिजिन है, जो आपको फाइनली वेव जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इंटरफेयर कर रही है, उनका ओरिजिन एक ही है, तो उनका उनका फाई 0 हो गया। सब बचा आपके पास, और k1 k2 बराबर k बाहर ले क्या बचा? x2 माइनस x1 क्या बता रहे हैं कि जिस भी पॉइंट को आप देख रहे हो उसके लिए एक x1 है, मतलब उसके लिए एक सोर्स अलग दूरी पर है, एक सोर्स अलग दूरी पर है, तो सोर्स के अलग लोकेशन की वजह से इनके बीच में पाथ डिफरेंस है। इसको बोलते हैं डेल्टा x इज नोन एज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। अच्छा, ये तो अपन फेजर से डायरेक्टली बोल सकते थे यार। मैं बोलता हूँ मेरा एक एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड भी a है, दोनों का ω1 ω2 बराबर है, बस इनके बीच में क्या डिफरेंस है? डेल्टा फाई इनके बीच का डिफरेंस हुआ। Yes. डेल्टा फाई क्या, इन दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस हुआ, तो इनका रिजल्टेंट क्या था? 2a cos Cos Delta by pi by 2 delta pi by delta pi. है कि नहीं? और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू A. yes. square. ये क्या बन जाता है? 4a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब I. I yes sir. Yes, sir. तो अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो उसका स्क्वायर है। अब बोलो सर प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी की जो भी कांस्टेंट की टर्म आएगी, जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4i स्क्वायर, a स्क्वायर अपने आप क्या है, किससे रिलेटेड है? i से। भाई कांस्टेंट की जो टर्म बनती है वो तो सेम बनती है ना, चाहे Yes, वो। sir. हाँ, ये देखो, तो मैं देखो एक्चुअली क्या है, पूरे आज पूरे लेक्चर का डिस्कशन जो था ना, कुछ नहीं था, किसी बस ये चीज समझने पे था कि ω1 ω2 बराबर क्यों नहीं चाहिए, और फाई आपका कांस्टेंट क्यों ना चाहिए टाइम के साथ साथ। अगर फाई इवन इफ आपने दोनों को बराबर कर दिया दोस्तों, ω1 ω2 को, तो 0 हो गया। लेकिन अगर फाई खुद वेरिएबल है टाइम के साथ साथ, तो अगेन इस पूरे कॉस की टर्म की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और उसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0. 0 आ जाएगी एवरेज वैल्यू. भाई कॉस फाई की, मतलब कॉस की जो भी टर्म होती है वो हमेशा उसकी एवरेज 0 होता है, अनलेस अनटिल कि वो कॉस की वो टर्म कांस्टेंट ना हो जाए। अगर आपने कॉस के अंदर कोई भी चीज छोड़ दी जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, तो कॉस का फंक्शन टाइम के साथ साथ वेरी करेगा, और उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा 0 देगा वो। अगर कॉस के अंदर की टर्म मैंने कांस्टेंट कर दी तो इससे मतलब क्या होगा? अब वो कॉस एक वेरिएबल फंक्शन हो रहा है, फिर तो क्या बन गया? एक वो एक कांस्टेंट टर्म बन गई ना यार। तो अगर कॉस को अगर छोड़ Yes, दोगे sir. जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी आपको।
अब देखो ना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, आओ, आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? ये देखो, कहीं कहीं से यहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब क्या हो जाएगा, cos डेल्टा फाई हो हाई जाएगा, cos delta ये phi सर ये 0 हो जाएगा। है डेल्टा ना? हाई ये डेल्टा 5 जो है जस्ट देख लो, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई है। तब डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, 0 या फिर 2 पाई, या फिर 4 pi 6 pi so on. क्या होगा, cos फाई की टर्म 1 आएगी, तो ये बन जाएगा I1 प्लस रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, राइट? ये टर्म मैक्सिमम कब होगी यार, ओपनली जब cos फाई 1 होगा, राइट? अच्छा, यस डेल्टा फाई सर क्या होगा, डेल्टा फाई होता है k डेल्टा x, है ना? और k अपने आप में क्या यस होता है, 2 pi by 2 lambda. बाय बाय 2 लैम्डा बाय बाय लैम्डा। तो ये क्या है, 0, 2 पाई से 2 पाई कटा, क्या है, लैम्डा। Lambda 2 2 lambda. lambda 3 2 lambda 3 lambda लैम्डा। क्वेश्चन आपने 11th में वेव्स में किया था कि अगर आपके पास दो वेव्स है, उनके जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर आई मिनिमम। देखो आई मिनिमम कब हो, जब cos फाई की टर्म क्या हो जाएगी, -1 कब होगी, pi पाई के मल्टीपल पे pi 3 और 3 pi 3 pi pi और मल्टीप्लाई अच्छा, डेल्टा फाई क्या होता है, k डेल्टा x, पाई से पाई कट गया, डेल्टा x क्या है, लैम्डा चला गया ऊपर, 2i लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 5 5 lambda लैम्डा। ये आया है ना। ये भी आपको याद आ रहा होगा, जब लैम्डा बाय 2 का और मल्टीपल हो तो तो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस destructive इंटरफेयर। आप देखोगे ना, इस पूरे लेक्चर का ना सब यही कंक्लूजन हमें यहाँ पहुंचना था कि सिंपली जो भी आप, अगर आप सिंपली ये एक्सप्रेशन याद रखो कि वह जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका ये होता है, बाद में हम बाद में फाइनली I1 I2 को बराबर डाल देंगे, ठीक है? तो आपके पास ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं तो आप इसी में I1 I2 डालते जाओ, I1 I2 की जो भी वैल्यू डालते जाओ, और ये मैक्सिमा कब आ रहा है, जब पार्ट डिफरेंस क्या हो, पार्ट डिफरेंस मतलब क्या, जब दोनों जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां से देख लो कि पहला सोर्स और दूसरा सोर्स कितनी दूरी पर उनका जो डिफरेंस है, वो अगर लैम्डा का मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, इसी से मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट है इंटेंसिटी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, I1 I2 बराबर है, तो आई मैक्स क्या लिखा था आपने, रूट I1 4 आई है, और मिनिमम कितना लिखा था आपने, रूट I1 माइनस रूट I2, ये लिखा था। यस सर Yes अच्छा, sir. अगर बराबर है, अगर मैं इफ आई से 4i or 4 I1 4 i 4 आई I1 या I2 0 0 0 यस है ना, या तो आप इसी फॉर्मूले में देख लो कि इस फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4i, है ना, यस और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। 0 या यहाँ देख लो, ये बना रूट आई 2 रूट आई, स्क्वायर करोगे तो 4i। तो पूरे लेक्चर में हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, सिर्फ ये जरूर आज घर लेके जाना कि भैया अपने पास सिंपली अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो हम मान के चलेंगे कि ω1 ω2 बराबर है। उसके बाद जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रूट I1 इंटेंसिटी, सॉरी, जो बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, फेज डेल्टा डिफरेंस 5 डिफरेंस होगा k डेल्टा x, जहां पर अगर आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल है तो मैक्सिमा लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो तो मिनिमा मिनिमा। हमारे लिए क्या होता है, हम जो इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं उसमें I1 I2 भी बराबर होते, तो हमारे लिए मैक्सिमा की इंटेंसिटी है 4i और मिनिमा की इंटेंसिटी है, ओ भले यार मिनिमम इंटेंसिटी वैसे सोचो, लॉजिकली सोचो, कितनी हो सकती है मिनिमम, 0। 0 नेगेटिव इंटेंसिटी का सेंस बनता है, नो सर no तो एनर्जी है या एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो क्या होगी, इंटेंसिटी 0। सर
यहाँ तक नोट कर लियो? नो सर। नो नहीं सर। करिए करिए। थोड़ा सा ऊपर और कर दो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आगे लिखिए YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये IIT जेई में भैया कल का पेपर का पता लगा? यस सर सुनना मुश्किल है। हाँ सर मुश्किल यार आया। मैं भी सुना था मुश्किल मुश्किल आया था। मुश्किल आया भैया, मुश्किल आया पेपर कल का। मतलब पिछले 8-9 सालों में, मतलब आफ्टर क्या कहते हैं 2016 का पेपर अच्छा आया था, मतलब अच्छा था। 2019 का पेपर लेंदी था थोड़ा, बट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। और जो अब जो पेपर आया है वो डिफिकल्ट भी आया है, लेंदी भी आया है। मतलब ऐसा कि मैथ भी बहुत लेंदी था, फिजिक्स भी बहुत लेंदी था, और डिफिकल्ट दोनों ही थे। मतलब बच्चों को समझ के पेपर 2 तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ध्वनि था उसका फुल अटेम्प्ट है। मतलब वो बच्चा ऐसा है कि आप उसको जितने नए क्वेश्चन दोगे उसको उसके आइडिया उतने अच्छे आएंगे उन क्वेश्चन से। मतलब वो ऐसा है जो एक्चुअली नए क्वेश्चंस को हमेशा सबसे पहले करता है और एक्यूरेसी के साथ करता है। उसने भी बोला कि पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल में बहुत डिफरेंस था। पेपर 1 तो वैसे ही लेंदी लगा बच्चों को, लेकिन पेपर 2 ऐसा लगा बच्चों को चमक ही नहीं रहा था। लोगों को मैथ के क्वेश्चन ही नहीं चमक रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। मतलब अच्छे अच्छे बच्चे, जो बच्चे मतलब अगर 2019 का जिन्होंने पेपर दिया है, जो अगर वो टॉप 5, वो 5 रैंक या 6 रैंक वाले मार्क्स लेके आ रहे हैं या 10 रैंक वाले मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो बच्चों उन बच्चों को भी चमक नहीं रहा। मतलब उनके 5-5 6 क्वेश्चन छूट गए हैं। और आपका पेपर था मेरे ख्याल से 198 का एक पेपर था, तो कितना हो गया यार? 396 हो गया क्या? यस सर। यस सर। 396 था। अदरवाइज बच्चे मार जाते हैं काफी अच्छा खासा नंबर। 2016 में ऐसा हुआ था कि आपका पेपर था आपका 372 नंबर का, 372 का हाईएस्ट गया था 320, और जो रैंक 4 है रैंक जो 7-8 था उसका 280 था। मतलब ऑलमोस्ट 100 नंबर डिप कर गए थे 7वीं 8वीं रैंक पे। वो पेपर टफ आया था, और अभी भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए मार्क्स लाना, बहुत। बट ठीक है, यहाँ से अच्छा किया बच्चों ने यार। और देखो बट पेपर अच्छा खासा आया था। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड चीजें याद नहीं कर रहे ना, फिर तो भूल ही जाओ कि ये वाला पेपर आप कुछ कर भी पाते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद है, सारी स्टैंडर्ड चीजें आपको पता है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपसे मैं कभी भी पूछ लो कि यार रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, डिस्क के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपसे मैं वेव्स में साउंड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ लो। इंटेंसिटी क्या होती है? डेल्टा पी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2 बल्क मॉडुलस इनटू स्पीड होता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? डेल्टा पी बी ए के होता है। डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2 बल्क मॉडुलस इनटू वेव स्पीड, ये होती है इंटेंसिटी। लाउडनेस क्या होती है? या फिर मैं कभी रैंडमली पूछ लूं ग्रेविटेशन में इस वाले पोटेंशियल का सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है ना? कंटेनर को आपने घुमाया तो लिक्विड की एक सरफेस बनती है, याद है? वो कुछ पैराबोलिक सरफेस बनती है लिक्विड के कंटेनर हाफ घुमाने रूट से। Yes, sir. स्क्वायर बाय 2 है। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप मैं रैंडम ऐसे बोलना कि आपको वो रिजल्ट्स याद होने चाहिए। मतलब ऐसे है ना, और खैर इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि अभी आपके पास आप रिवाइज करोगे चीजों को और बहुत सारे पेपर लिखोगे ना, तो वो चीज अपने आप याद हो जाती है। लेकिन अगर वो याद नहीं है ना, तो फिर तो ये पेपर भूल जाओ। अब जब वो चीज अब पता है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप चालू हुआ इस पेपर के लिए। मतलब वो तो पता होनी चाहिए, तो उसके बाद अब क्वेश्चन क्या है उन्होंने क्रिएट किए। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा ऐसा है, अब बताओ क्या होगा। तो वहां पर आपका आपकी कामनेस, आपका कंपोजर, आपका टेम्परामेंट, सब कुछ चेक हुआ। वो पेपर भी लेंदी, मतलब पढ़ने में टाइम लगाओ, पढ़ने के टाइम लगाने के बाद अब उसके ऊपर कैलकुलेशन में टाइम लगाओ, ऐसा था। वो तो पेपर था लेंदी यार, और टफ भी था इसका पेपर ना बहुत। फिर 10-12 सालों में जब देखा है, अच्छा भैया इस साल वो तुम नहीं थे इस साल, डेफिनेटली यार मुश्किल पड़ा। होपफुली अगला पेपर आसान है यार, होपफुली। चलो एक क्लास आगे लिखिए YDC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कितने मिले चैतन्य में? अभी तो कर रहे हैं ना आज ही, मतलब वो आया ना, बच्चे लगा रहे हैं अपने मार्क्स। 300-320 तक ही जाएगा। नहीं ज्यादा आना चाहिए फुल अटेम्प्ट है धवनीत का तो यार, बहुत ही कम है मतलब ऑल ओवर इंडिया।
अच्छे से अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे से अच्छे बच्चे, उनका फुल अटेम्प्ट नहीं है। अब फुल अटेम्प्ट होने मतलब ये नहीं कि मतलब आप ऑब्वियसली रैंक 1 कर रहे हो, आप कितनी गलतियां करते हो उसके बाद, वो इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो अभी लगा रहे हैं आप 10 बजे ही आया मेरे ख्याल से। हाँ, तो शाम तक पता लग जाएगा। तो कल की क्लास में बताता हूँ हाईएस्ट कितना जा रहा है यहाँ से, ठीक है। सर नोट्स देख लेना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर।